क्यों हूँ। आज हम पढ़ेंगे जो परमाणु का जो है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने कल उसके बारे में परमाणु के बारे में पढ़ा था कि किन परमाणु की कैसे कैसे क्या जो है खोज हुई थी और किसने किसने अपना क्या क्या जो है हमने जो जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। फिर हमने कुछ और जो है एक्सपेरिमेंट देखे थे जो प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है उसी को कंप्लीट करेंगे और परमाणु का जो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो अपना उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे जो है चैप्टर को बढ़ेंगे। तो पहले ही मैं जो आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ चलेंगे तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा है कि आप जो है मैंने जो आपसे कल काम दिया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे तो आप शायद आज एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। शायद क्या पढ़ना ही चाहिए आपको। नहीं पढ़ी है तो अभी तक मैं तो आपको से कहूंगा कि भी जाइए एनसीईआरटी पढ़ के आइए, उसके बाद वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आशा है कि आप एनसीईआरटी पढ़कर आए होंगे। चलिए, तो आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, इसको खत्म कर देंगे, अगला टॉपिक जो स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है और कोई डायग्राम भी नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इंटर जो है अपना जो है जस्ट बता रहा है परमाणु के बारे में, इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए इसको खत्म करते हैं फटाफट। तो प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण का अभिलाक्ष 2 मिनट रुकिए। हाँ, गलत लिखा गया था, मैंने सही कर दिया। प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जो है इसको समझना है, प्रत्येक तत्व से जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसका जो है अभिलाक्षित स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सिद्धांत को स्थापित किया गया था। 19वीं शताब्दी थी, उसके जो प्रारंभ में जो है इस सिद्धांत को जो है वो स्थापित किया गया था। तो सदैव रेखाओं का एक समुच्चय होता है जो तत्वों के बीच की अपेक्षित स्थितियों को निश्चित करता है। जो रेखा क्या होती है आपको जिसमें समझा देता हूँ। वैसे जो है आपने पढ़ा ही होगा मैथ वगैरह में। जैसे मान लीजिए एक एक तत्व, एक मान लीजिए पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, और इनको जो है जोड़ता है। मान लीजिए ये जो है सदिश है। वैसे वो सदिश के बारे में यहाँ नहीं दिया, रेखाओं के बारे में दिया, बट कोई नहीं। इसको हटाते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि हाँ, सदैव रेखाओं का एक समुच्चय होता है जो तत्वों के बीच की अपेक्षित स्थितियों को निश्चित करता है। अपेक्षित स्थिति आपने पढ़ी होंगी। जैसे कि अपेक्षित स्थिति ऐसे बताते हैं कि आप कैसे बताते हैं कि एक जो गाड़ी चल रही है कि स्पीड ये है। आप कुछ तो ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि रोड रुकी हुई है, रोड के रेफरेंस में रोड की अपेक्षित गाड़ी कितनी तेज चल रही है। अब आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेन आपकी आगे जा रही है, ठीक है, और आपकी ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, रुकिए। मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ठीक है। इसकी जो गति है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे अगर आपसे पूछूं कि अब ये बताइए कि अगर आप इस वाली ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपसे अगर पूछे इस वाली ट्रेन की गति क्या है, या फिर एक काम करिए, मैं इस वाली ट्रेन में बैठा हूं मान लीजिए। तो ये मान लीजिए आप हैं और आप इस वाली की जो है ट्रेन में बैठे हैं, जो कि जो है इस साइड जा रही है, और ये भी ट्रेन जो है वो इसी साइड जा रही है। तो जब दोनों इसी एक ही दिशा में जा रही है, तो मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपको जो है इस ट्रेन की गति आपको कितनी दिख रही है, तो आपके हिसाब से कितनी गति आप मुझको बताएंगे? तो 60, जिसकी गति में वो ट्रेन चल रही है, और 50, जो 50 की गति से तो आप ही चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो कितनी आपकी कितनी गति से चलेगी, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो आपके हिसाब से क्योंकि आप दूसरी ट्रेन में बैठे हैं, आपके हिसाब से वो ट्रेन चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब चल रही है वो 60 की, लेकिन वो आपकी अपेक्षित मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। इसको जो है अपेक्षित स्थितियां कहते हैं। तो वही वही वो कहना चाहते हैं कि सदैव रेखाओं का एक समुच्चय होता है जो तत्वों के बीच के जो है बीच की अपेक्षित स्थितियों को जो है वो निश्चित करता है। चलो,
तो यह संबंध परमाणु की आंतरिक संरचना और विवरण के स्पेक्ट्रम के बीच एक घनिष्ठ संबंध का संकेत देता है। और जो यही संबंध जो होता है परमाणु के आंतरिक संरचना, जो आंतरिक संरचना मतलब जो अंदर जो है कैसा स्ट्रक्चर जो है उसका है, और विकिरण के स्पेक्ट्रम जिसको हमने बताया था आपको, उसके बीच के जो एक घनिष्ठ संबंध का संकेत देता है। चलो, अल्फा कणु जो अल्फा कण जिसको हम जो अल्फा कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ए को जो ऐसा मोड़ देते हैं तो अल्फा, उसको डिनोट अल्फा बोलते हैं इसको। तो अल्फा कणों के उत्सर्जित रेखाओं का प्रयोग देते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व कौन से होते हैं, रेडियोएक्टिव कह सकते हैं जो है समय to समय अपने रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, अपने जो है अंदर से रेडिएशन, कुछ खराब रेडिएशन छोड़ते हैं। और जो है यही रेडियोएक्टिव जो है तत्व होते हैं जैसे बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, यही रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है बहुत हानिकारक भी होते हैं। अगर ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट फटे तो बहुत नुकसान होता है, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व जो होते हैं ये जो है मतलब समय टू समय तक अपने से जो है छोड़ते रहते हैं रेडिएशन। तो अर्नस्ट रैनस्टूड ने रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित और अल्फा कण जो उससे उत्सर्जित हुए तो उनका जो है प्रयोग किया था। सन 1906 में उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित आवृत्तियों के लिए एक प्रयोग प्रस्तुत किया था। आवृत्ति जिसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं। उन्होंने जो अल्फा कण जो उसके अल्फा कण से जो है संबंधित आवृत्तियां थी, उन्होंने उसको जो है उसका प्रस्तुत किया था कि कैसे जो है किस अल्फा कण के लिए कितनी जो है आवृत्ति है, उन्होंने उसके जो है प्रयोग प्रस्तुत किया था। इस प्रयोग ने परमाणु की संरचना का अन्वेषण किया और रदरफोर्ड की ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया। ग्रहीय मॉडल जो है इसको जो है जो रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल जो था वो ऐसा था कि उनके हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता ही है कि जो है बीच में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उन्होंने यही जो है मॉडल दिए में बोला था कि जैसे कि सूरज के चारों तरफ बाकी ग्रह घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते हैं जैसे कि सूरज के चारों ओर बाकी ग्रह। तो यह जो है इनका मॉडल था। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल का विकास। तो हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने 1911 में रदरफोर्ड के प्रयोग को उन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था। और इस मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित मतलब कि वो जो है कंसंट्रेटेड जिसमें होते हैं। संकेंद्रित मतलब होता है कि एक तरफ केंद्रित हुआ, मतलब कितनी है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पढ़ते समय केंद्रित रहिए, मतलब केंद्रित, अपने दिमाग को जो केंद्रित रखिए अपनी किताबों पर, आसपास से भटकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे ही जो कहने का मतलब है कि जो परमाणु का कुल धनावेश द्रव्यमान होता है वो एक जगह जो है वो संकेंद्रित होता है, एक ही जगह। इतनी मान लीजिए कि अगर इतना इतना बड़ा आपका जो है एटम है तो किसी एक जगह जो है वो पूरा संकेंद्रित होगा। तो इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। मैंने बताया था आपको इससे पहले। उनके मॉडल के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में कठिनाइयां क्या? तो रदरफोर्ड का मॉडल उत्सर्जित प्रकाश के विविध तरंग दैर्ध्यों का सम्मान नहीं कर पाया। मतलब जो है रदरफोर्ड जो है मॉडल उत्सर्जित प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ था उसमें जो विविध तरंग दैर्ध्य थी उनको समझा नहीं पाया था, उसको वो जो है बता नहीं पाया कि जो तरंग दैर्ध्य कैसे जो है ये अलग अलग आ रही है, उनका जो है उनका सम्मान उनको जो है प्रूव नहीं कर पाया। हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु का जटिल स्पेक्ट्रम कैसे उत्सर्जित होता है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये तो वो मतलब जिस मान लो हाइड्रोजन जैसा सरल परमाणु है जिसमें मतलब हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु कोई हो नहीं सकता, उसमें जैसे सरल परमाणु को है जटिल स्पेक्ट्रम कैसे इतना उत्सर्जित हो रहा है, इसको जो है वो नहीं बता पाई। ये जो है एक कमी थी। इसी के कारण जो है इनकी थ्योरी में बहुत कठिनाइयां भी थी मॉडल में। और आज ये सबसे दिक्कत यही थी, उन्होंने यही पूछा था कि आप खुद सोचिए हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु में जटिल स्पेक्ट्रम कैसे उत्सर्जित हो सकता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो यही जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बता नहीं पाएंगे, इसकी व्याख्या ना हो सकी, इसलिए जो है दिक्कत हो गई थी। तो इस मॉडल को जो है स्वीकार करने में कुछ गंभीर कठिनाइयां हैं, और वो बहुत दिक्कत भी हुई थी। कुछ जो है ऐसे ही जो है किसी का मॉडल स्वीकार नहीं कर सकते, बहुत दिक्कतें होती हैं मॉडल बनाने में। तो इन्होंने भी अपनी पूरा प्रयास किया जो है कि अपने मॉडल, उन्होंने अपने साथ प्रयास किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि पहला जो है तरंग दैर्ध्य जो है अल्फा कणु की तरंग दैर्ध्य को नहीं बता पाए, और दूसरा जो है हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु में इतनी जटिल स्पेक्ट्रम कैसे उत्सर्जित हो रही है इसको नहीं बता पाए। तीसरा, और बस जो है कुछ कुछ गंभीरताएं होती हैं जिनको हम जो है नहीं जो है कठिनाइयां जो होती हैं इनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और वो जो है उनके मॉडल में थी।
तो परमाणु की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता आवश्यकता ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने परमाणु की संरचना का एक बड़ा कदम था। मतलब जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें परमाणु की संरचना का एक बड़ा कदम था। मतलब परमाणु की संरचना रदरफोर्ड के मॉडल में जो है एक अहम हिस्सा थी। लेकिन इस मॉडल को और विस्तार में समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। मतलब बहुत सी कमियां भी हैं, बहुत सी जो है खामियां होती हैं। मॉडल को जो एक्सेप्ट करने में बहुत सी दिक्कतें भी होती हैं। तो इस मॉडल को स्वीकार करने में जो है और अध्ययन की हमें आवश्यकता है। और हमें और इसके बारे में जानने की जो है प्रयास करना चाहिए। हम किसी भी जो है उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि इनका जो है बिल्कुल ही गलत है, या फिर इनने जो हमको बताया है अपने मॉडल में ये गलत बताया नहीं। उनने अपना मॉडल अपना सुझाव दिया। उस सुझाव में हो सकता है कुछ चीजें गलत हों, गलत नहीं, कुछ चीजें उन्होंने जो है अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाई हूँ। कुछ चीजें जो हो उनके हिसाब से गलत भी हो सकती है, मतलब कुछ गलत हो या फिर कुछ जो उनको नहीं वो बता पा रहे हो, उस कारण से जो है उनका जो है मॉडल ना स्वीकार किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ये कहें कि उनका मॉडल गलत था। उनका मॉडल गलत नहीं था, बस उनके मॉडल में कुछ खामियां थी जिनकी वजह से उनका मॉडल गलत बताया गया। ऐसा है नहीं है उनका मॉडल गलत था। अपने अपने जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उस हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट में जिनका परिणाम आया, सबने उनके हिसाब से जो है अपने अपने मॉडल दिए, उनका जो है परिणाम के हिसाब से अपने जो है मॉडल को समझाया। परमाणु के रहस्यमय वितरण की व्याख्या के लिए और गहराई में अध्ययन करने की जरूरत है। तो परमाणु को जो है अगर हमको परमाणु के बारे में जानना है तो परमाणु को और अच्छे से समझने की भी बहुत जरूरत है। और परमाणु जो है एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक मैं कह सकता हूँ, अभी हमने जिसको जो है सिंपलेस्ट चीज में एग्जाम्पल दिया। मतलब जैसे सिंपलेस्ट चीज में जो हम अभी इसको उसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको परिक्रमा करते हैं। और ये आपको आगे पढ़ने को ये भी मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमा लगाता है तो वो गोल परिक्रमा नहीं लगाता है। अभी आपको जो है अपने हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि गोल लगाता है, नहीं लगाता है। वो जो है एलिप्स के फॉर्म में लगाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ये जो है मैं अपना इसके अंदर जो है हम प्लस बना देता हूँ। प्लस का मतलब आप समझ जाइएगा कि प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन जो है आपके हिसाब से ऐसा होता है गोल, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसे ऐसा समझे आप। एक्लिप्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको एक्लिप्स बोलते हैं। तो उस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, अब सर्किल या फिर कह सकते हैं गोल जो है वो नहीं घूमता है। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आप आगे ये भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रेडियस जिसको बोलते हैं एक्लिप्स जो मतलब जो इस सर्किल, अभी तो आप सर्किल समझिए। हाँ, जब तक एक्लिप्स में मैं नहीं समझाऊंगा आप सर्किल समझिए। सर्किल ये मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, मतलब आप सही समझिए कि परिक्रमा लगाता है। अभी आप ये समझिए गोल लगाता है। तो उसमें जो एक रेडियस होती है जिसको हम बोलते हैं जैसे कि अगर ये मान लीजिए गोल है, ऐसे गोल तो नहीं है। तो या जो इसके बीच से लेकर इसके जो है बाहर तक की जिसको बोलते हैं इसको कम रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं ना। और ये जो है पूरे सर्कल में जो है बदलती नहीं है, ये रेडियस को अगर घुमा दोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जो है इसी को हम पढ़ेंगे कि ये रेडियस जो है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बीच में है उनसे इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, मतलब उस रेडियस की वैल्यू क्या है। इसके बारे में भी जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ अच्छा बचा है चैप्टर में। तो चलिए फिर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। और इस टॉपिक को जो है आज हम यहीं खत्म कर देते हैं। कुछ था नहीं एक्स्ट्रा चैप्टर में, बहुत इजी थ्योरी है नॉर्मल। आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद भी पूरी समझ में आ जाएगी। पूरा पिछला पढ़ा हुआ है, कुछ भी मतलब इसमें नया नहीं था। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। और कलम क्या पढ़ेंगे, कलम पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। तो ये इसको जो है आपको पढ़ के आना है। मैंने आपसे बोला था अगर आप पढ़ के आएंगे चीजों तो आपको क्लास में हर चीज समझ में आएगी। अगर आप जो है मैंने आपसे कल अगले पिछले लेक्चर में बोला था कि आप इस लेक्चर में जब आइएगा तो पढ़कर आइएगा। तो जो पढ़कर आए होंगे उन्हें जो लेक्चर इतना इजी लगा होगा, इतना आसानी से समझ में आ गया होगा कि आप कुछ मत। वैसे तो सबको ही समझ में आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। वैसे आना तो सबको ही समझ में चाहिए। लेकिन अगर जो पहले से पढ़ के आएंगे उन्हें तो इतना इतना जल्दी समझ में आया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो चैप्टर जल्दी समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मेरे साथ एनसीईआरटी आप पढ़ के आइएगा। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के आने में आपका फायदा, आपको समझ में चीजें जल्दी आती है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कलम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको जो है आप पढ़ के आइए एनसीईआरटी में। इसको हम जो है कल पढ़ेंगे। इसको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ जाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो प्लीज इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा।
बाकी अभी फिलहाल तक हमने ऐसा कोई न्यूमेरिकल और डायग्राम डिस्कस किया नहीं है जिसको मैं आपको समझा दूं। नॉर्मल हमने इंट्रोडक्शन किया है, अभी चैप्टर भी ढंग से शुरू नहीं किया है। तो अब कल से, लेकिन कल से बिल्कुल अच्छे से चैप्टर शुरू होगा और धुआंधार इस चैप्टर में हम आग लगा देंगे। एक भी आग लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं बनेगा जो आपसे नहीं बन रहा हो। बस मेरे हिसाब से पढ़िए, जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ वैसा पढ़िए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे। तो चलिए, बाकी अभी क्वेश्चन वगैरह मैं कोई होमवर्क में नहीं दे रहा, वो कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। चलो बस इतना ही, आप पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। एनसीईआरटी पढ़ कर आइएगा। बाय बाय।